प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मयंक सर एजुकेशनल हब में। बच्चों, हम पढ़ रहे थे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर और उसमें आज हम बात करेंगे पादपों में नियंत्रण और समन्वय की। देखना, हमने पिछली क्लास में मानव में नियंत्रण और समन्वय पढ़ा। जिस प्रकार से मानव में नियंत्रण और समन्वय के लिए क्या पाया जाता है, एक तंत्र पाया जाता है, तंत्र का तंत्र पाया जाता है, नर्वस सिस्टम पाया जाता है। ऐसा कोई भी जो तंत्र है वह आपके पादप में नहीं पाया जाता और ना ही उनमें पेशी ऊतक पाए जाते हैं कि वह क्या कर सकें, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कार्य कर सकें। फिर सवाल यह उत्पन्न होता है कि आखिरकार पादपों में यह नियंत्रण और समन्वय की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। तो मैं यदि आपसे कहूं नॉर्मली वे में समझें तो होता क्या है, पहले आप गति के बारे में समझना। पादप की गति क्या है? आपने दो प्रकार की गतियां देखी हैं। मैं आपसे कहूं कि मान लीजिएगा कोई जो जीव है वह दौड़ रहा है, जैसे हमने कहा कुत्ता दौड़ रहा है, बिल्ली दौड़ रही है, तो वह क्या कर रहा है, गति कर रहा है। और दूसरा यदि मैं एग्जांपल लूं आपके सामने, तो एक क्या है, ये बीज है। इस बीज को किसमें डाला जाता है, मिट्टी में। जब इसे उचित मात्रा में क्या मिलता है, पोषण मिलता है, तो यह जो बीज है वो क्या करता है, वृद्धि करता है बच्चों, और वृद्धि करके एक पादप में क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो आपने यह पाया, यदि मैं पहले वाले एग्जाम्पल की बात करूं तो बिल्ली दौड़ रही है। क्या बिल्ली की है जो गति है वह उसकी वृद्धि पर निर्भर कर रही है? वृद्धि पर निर्भर का मतलब यह हुआ कि क्या जो बिल्ली है वह चलते चलते या गति करते करते क्या वह बड़ी हो गई? नहीं। तो यानी कि आपने पाया कि बिल्ली की जो गति थी वह कैसी थी, वृद्धि पर निर्भर नहीं थी। एक गति तो होगी जो वृद्धि पर निर्भर नहीं होती, और दूसरी जो गति बच्चों को कौन सी होगी कि बीज जो है उसको आपने डाला, उसे उचित मात्रा में क्या मिला, पोषण मिला, और उसने क्या की, वृद्धि की। तो यहां पर यह जो पादप की गति हो रही है यह इसकी गति भी है और इसकी क्या कर रही है, यह गति वृद्धि पर निर्भर कर रही है। तो आपने पाया कि सामान्य जो है गतियां वह दो प्रकार की हो गई। एक तो हो गई वृद्धि पर निर्भर नहीं, और एक हो गई वृद्धि पर निर्भर गतियां। वृद्धि पर निर्भर नहीं होने वाली गतियां और वृद्धि पर निर्भर होने वाली गतियां। अब यहीं पर इन्हें हम और किस हिसाब से कह सकते हैं, तो पहली बात तो आप समझिएगा, गतियां आपने पढ़ ली कि गतियां जो हैं वह यहाँ पर दो प्रकार की पाई जा रही है, एक वृद्धि पर निर्भर है और एक वृद्धि पर निर्भर नहीं है। अब जब पादपों में ना तो पेशी ऊतक पाए जा रहे हैं ना और कोई तंत्र का तंत्र पाया जा रहा है, तो फिर आखिरकार किस प्रकार से क्या होगा, इनमें नियंत्रण समन्वय होगा, इसके बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगली स्लाइड पर। अब हम बात करते हैं आगे। तो सुनना बच्चों, वृद्धि पर निर्भर गति नहीं थी, यदि उसका मैं एक और एग्जाम्पल लूं, तो जैसे कि मैंने क्या कहा आपसे, आप छुई मुई के पौधे को छूते हैं, और जैसे छुई मुई के पौधे को छूते हैं वह क्या करता है, अपनी पत्तियों को मुरझा लेता है। अब जब उसने अपनी पत्तियों को मुरझाया तो क्या वह वृद्धि कर रहा है? नहीं। यानी मान लीजिए पादप इतना है तो वह इतना ही रहेगा, ना तो वह ज्यादा बढ़ जाएगा और ना ही क्या होगा, घटेगा। तो यानी कि उसने जो गति की वह क्या है, वृद्धि पर निर्भर नहीं है। और वृद्धि पर निर्भर तो नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने उसे छुआ, छूने पर वह मुरझा गया। और हम ये जानते हैं कि इस वातावरण में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उद्दीपन। तो मतलब जो उद्दीपन था, उस उद्दीपन के प्रति उसने क्या की बच्चों, तत्काल अनुक्रिया की। क्या की है, तत्काल अनुक्रिया। तो यहां पर हम पादपों में नियंत्रण समन्वय को दो भागों के हिसाब से अध्ययन करेंगे। एक तो उद्दीपन के लिए या उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया, कि इसमें क्या होगा, पादप जो होते हैं वह उद्दीपन के प्रति यानी बाह्य वातावरण में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनके प्रति वो क्या करते हैं, अनुक्रिया। और कैसे करते हैं, तत्काल तुरंत करते हैं, जैसे छुई मुई के पौधे को छूना। अब आपने जैसे छुई मुई के पौधे को छुआ तो पहली बात तो याद रखना बच्चों, जो गति है वह कौन सी है, स्पर्शानुकुंचन गति है। अब इस गति में होगा क्या क्या है, इससे ऐसे पादप जो उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया दर्शाते हैं उनमें आखिरकार नियंत्रण और समन्वय की प्रक्रिया कैसे संपन्न होगी, तो वही समझा रहा हूं मैं आपको। जैसे अपने एग्जाम्पल पढ़ा अभी,
किसका, छुई के पौधे का, तो उसमें गति जो पाई जा रही है वो कौन सी बच्चों, स्पर्शानु कुंचन। दूसरा क्या होगा, जिनमें यह गति पाई जाएगी उनमें जल की मात्रा में परिवर्तन से, जल की मात्रा में परिवर्तन द्वारा क्या होगा, नियंत्रण और क्या होगा, समन्वय की प्रक्रिया होगी। समझना कैसे, कि मान लीजिएगा ये कोई क्या है, पादप है, इसकी पत्तियां इस समय क्या है, खिली हुई है, लेकिन जैसे क्या करेंगे, आप टच करेंगे यहां पर इसकी जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं से क्या निकल जाएगा बच्चों, जल बाहर निकल जाएगा, और ये जो पत्तियां हैं वो कैसे हो जाएंगी, आपकी मुरझा जाएंगी। तो आपने पाया कि किस प्रकार से जल की मात्रा में परिवर्तन के द्वारा क्या हो रहा है, नियंत्रण की क्या हो रही है, प्रक्रिया हो रही है। तो आप याद रखिएगा कि उद्दीपन के लिए जो तत्काल अनुक्रिया दर्शाने वाले पादप होते हैं उनमें जल की मात्रा में परिवर्तन के द्वारा भी क्या होता है, नियंत्रण और समन्वय की प्रक्रिया होती है। अब दूसरा प्रकार कौन सा है बच्चों, तो अभी आपने पढ़ा था कि जैसे ही हमने बीज को बोया, बीज को बोते ही क्या कर रहे थे, बीज प्रस्फुटित हुआ और उसने क्या किया, एक दिशा में क्या की, गति की। अब जो गति हो रही थी वो क्या हो रही है, एक दिशा में तो हो रही है, ऊपर की ओर क्या कर रहा है, पादप बढ़ रहा है। तो यानी कि जो गति हो रही है वो दिशा में हो रही है, इसलिए इन गतियों को सामान्य दिशक या अनुवर्तन गतियां कहते हैं। तो दूसरा प्रकार हो गया यहाँ पर वृद्धि पर निर्भर गतियां या दिशक व अनुवर्तन गतियां। तो दूसरा तरीका यह है कि इसमें के माध्यम से पादपों में नियंत्रण और समन्वय की प्रक्रियाएं होती हैं। अब सवाल यह है कि आखिरकार दिशक और अनुवर्तन गतियों में कौन कौन सी गतियां आती हैं। तो पहली होगी मेरे विद्यार्थियों आपके सामने गुरुत्वानुवर्तन। अब परिभाषा क्या है गुरुत्वानुवर्तन की, देखना, गुरुत्वानुवर्तन मतलब गुरुत्व प्लस अनुवर्तन। गुरुत्व का मतलब क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स यानी ग्रेविटेशन फोर्स। तो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसकी दिशा में होने वाली जो गतियां होती हैं वह कौन सी गति कहलाती है बच्चों, आपकी गुरुत्वानुवर्तन गति कहलाती है। और पादपों में जो जड़ों की गतियां होती हैं वह सामान्यतः कौन सी गति होती है, आपकी गुरुत्वानुवर्तन गति कहलाती है। तो आप परिभाषा क्या कहेंगे कि जड़ों, पादप की जड़ों की गतियां क्या कहलाती है, गुरुत्वानुवर्तन गति कहलाती है। अब यहां पर यदि मैं आपसे बात कहूं कि मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, पादप हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, उसकी जड़ें हो गई, या हम एक डायग्राम है बनाने का प्रयास करें तो यह क्या हो गया, आपका एक गमला हो गया। मान लीजिए इस गमले में क्या लगा हुआ है बच्चों, कोई पादप लगा हुआ है, और इस प्रकार से क्या कर रहा है वो गति। इस पाद ये क्या है, पादप है, और ये क्या है उसकी बच्चों जड़ होगी। तो पहली बात तो ये क्या हो गया, डायग्राम हो गया किसका, आपकी गुरुत्वानुवर्तन गति का। एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। राजस्थान बोर्ड 2024 में जो लास्ट अभी दिसंबर के एग्जाम में एग्जाम हुए थे महीने में, दिसंबर के महीने में, वहां पर पूछा गया क्वेश्चन है कि गुरुत्वानुवर्तन गति के लिए चित्र का निर्माण कीजिए। तो ये चित्र जो है आपको पता होना चाहिए। दूसरा, अब यहां पर यदि आप गौर से देखेंगे तो जो जड़ें हैं वो कहां गति करती है बच्चों, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की ओर गति करती है। और यह जो इसका तना वाला भाग है वह कहां गति करता है, ऊपर की ओर गति करता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि यह जो भाग गति कर रहा है वो कैसा कर रहा है, ऋणात्मक गति कर रहा है। यानी कि यह कौन सा दर्शा रहा है, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। क्यों कह रहे हैं इसको ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन बच्चों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में क्या हो रही है, गति। और इसे आप क्या कह सकते हैं, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। तो यहाँ पर सामान्यतः गुरुत्वानुवर्तन में कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का हो गया। एक हो गया कौन सा, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन, और एक कौन सा हो गया बच्चों आपको, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। अब हम बात करते हैं दूसरी गति की जिसका नाम है रसायनुवर्तन गति। अब हम बात करते हैं बच्चों दूसरी गति की जिसका नाम है रसायनुवर्तन गति। क्या होती है कि परागनली जो होती है, आप पढ़ चुके हैं नियम जनन वाले चैप्टर में कि वर्तिकाग्र से क्या निकलती है, एक परागनली निकलती है, और वह कहां जाती है, अंडाशय तक।
तो प्रागनली की अंडाशय तक की जो गति होती है वह कौन सी गति कहलाती है? आपकी रसायनुवर्तन गति कहलाती है। और तीसरी गति होगी बच्चों आपकी कौन सी? प्रकाशानुवर्तन गति। और कौन सी गति होती है प्रकाशानुवर्तन? जो पादप होता है, सीधी सी बात को, तो प्रकाश की ओर गति, पादप की प्रकाश की ओर जो गति है वह कौन सी गति होती है बच्चों? आपकी प्रकाशानुवर्तन गति होती है। अब यदि मैं यहां पर उसी एग्जाम्पल की बात करूं तो मान लीजिएगा ये हो गई आपके पादप और ये होगी उसकी जड़ें। तो मैं यदि यहां बात करूं तो सामान्य मान लीजिएगा ये क्या है आपका सूर्य, तो सूर्य से क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है। तो यह जो वाला जो भाग है वह प्रकाश की ओर ही या प्रकाश की दिशा में ही गति कर रहा है, इसलिए आप इसे कौन सी गति कह सकते हैं? धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कह सकते हैं विद्यार्थियों। और जो जड़ हैं वह प्रकाश के विपरीत दिशा में गति कर रही हैं, इसलिए आप इसे क्या कह सकते हैं? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कह सकते हैं। तो कौन सी गति हो गई आपकी? प्रकाशानुवर्तन। और चौथी बच्चों आपकी जलानुवर्तन गति। और यह जलानुवर्तन जो गति है यह क्या होगी? ये जलानुवर्तन गति क्या होगी बच्चों? इस गति में क्या होगा कि पादप की जो जड़ें हैं वह किसकी ओर गति करेंगी? जल की ओर गति करेंगी। तो जड़ों की जल की ओर जो गति है वह कौन सी कहलाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वह कहलाती है आपकी कौन सी? जलानुवर्तन गति। तो यह कौन सी गति हो गई? यहां पर आपकी दोनों ही क्या हो गई हैं? गतियां समाप्त हो गई हैं। एक तो किसके प्रति? उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया, और एक आपकी यहां कौन सी समाप्त हो गई है? दिशिक या अनुवर्तन गतियां। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। अब हम बात करते हैं बच्चों पादप हार्मोन की। क्या है पादप हार्मोन? तो वे रासायनिक पदार्थ जो पादपों के वृद्धि, विकास और अनुक्रिया का क्या करते हैं? समन्वय करते हैं, आपके पादप हार्मोन कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा पादप हार्मोन है, कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। पहला हार्मोन है आपका ऑक्सिन, और ऑक्सिन हार्मोन का काम क्या है? कोशिकाओं में क्या करना? वृद्धि करना। दूसरा काम क्या है इसका? प्रकाशानुवर्तन में सहायक। और तीसरा कार्य क्या है? ये पादपों के अग्रभाग पर बनता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन पुटअप जो होता है वो ये कि सर आखिरकार यह ऑक्सिन हार्मोन प्रकाशानुवर्तन में किस प्रकार से सहायता करता है? तो समझना, आपने पढ़ा कि पादप के अग्रभाग पर कौन सा हार्मोन बनता है? ऑक्सिन बनता है। और इसे प्रकाशानुवर्तन गति में होता क्या कि पादप जो है वो प्रकाश की ओर क्या होता है? गति करता है। तो मान लीजिएगा यहां से ये सूर्य है, यहां से प्रकाश आ रहा है और ये क्या है आपका पादप। तो जब अग्रभाग पर क्या पड़ेगा? प्रकाश पड़ेगा, तो अग्रभाग से यह ऑक्सीजन कहां चला जाएगा? इसके पृष्ठ वाले भाग की ओर चला जाएगा। और धीरे धीरे क्या होगा? जब ऑक्सीजन हार्मोन की मात्रा में वृद्धि होगी तो यहां क्या होगा? कोशिकाओं के विभाजन से, कोशिकाओं की मात्रा में किससे? वृद्धि से क्या हो जाएगा? यह आगे की ओर झुके जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे हार्मोन की, जिसका काम क्या है? जिब्रेलिन या जिब्बेरेलिन भी कह देते हैं। यह सामान्यतः तने की वृद्धि में क्या करता है बच्चों? सहायता। तीसरा हार्मोन आपका कोशिक साइटोकाइनिन, जिसका काम क्या है? कोशिका विभाजन। और यह फल और बीजों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। चौथा कौन सा हार्मोन बच्चों? आपका एब्सिसिक अम्ल, जो कैसा हार्मोन है? वृद्धि संदमक हार्मोन है। वृद्धि को मंदित कर देता है, संदमित कर देता है। एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से वृद्धि संदमक हार्मोन कौन सा है? तो कौन सा है बच्चों? एब्सिसिक अम्ल। और इसका दूसरा कार्य क्या है? पत्तियों का मुरझाना। तो यह थे आपके पादप हार्मोन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं अगली स्लाइड पर, अगला टॉपिक है हमारा जंतु हार्मोन। हम बात करते हैं बच्चों मानव हार्मोनों की, और जंतु हार्मोनों की। क्या है जंतु हार्मोन? वे हार्मोन जो मानवों की वृद्धि और विकास क्या करते हैं? कार्य करते हैं, नियंत्रण समन्वय का कार्य करते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके जंतु हार्मोन कहलाते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा था कि दो प्रकार से समन्वय का कार्य किया जाता है। एक तो आपने क्या पढ़ा था? तंत्र का तंत्र, और दूसरा आपने क्या पढ़ा था? अंतःस्रावी तंत्र। तो ये सभी क्या है? यहाँ पर हम उन सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ने वाले हैं। कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां ही पढ़ेंगे आपकी नए 10th क्लास में, जो क्या करती हैं? नियंत्रण और समन्वय की इस प्रक्रिया में क्या करती हैं? सहायता करती हैं।
तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आपका जो पहला हार्मोन दिया हुआ है बच्चों, वह दिया हुआ है कौन सा, थायरोक्सिन हार्मोन। अब कौन सी ग्रंथि निकालती है, थायराइड ग्रंथि निकालती है। कौन से हार्मोन को, आपके इस थायरोक्सिन हार्मोन को कार्य क्या है, पहले तो पाई कहां जाती है, तो यह पाई जा रही है हमारे गले में, और कार्य क्या है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय में क्या करती है, यह इसके उपापचय का कार्य करती है। अब यहीं पर बच्चों क्वेश्चन क्या उत्पन्न होता है, आपने सामान्यतः डॉक्टर जो होता है, या आपने नमकों के ऐड देखे होंगे, उन नमकों के ऐड में आपने ये पाया होगा कि जो ऐड कर रहा है वो हमेशा से ये कहता है कि आइए और इस नमक को खाइए, क्योंकि इस नमक में क्या है बच्चों, आयोडीन मिला हुआ है। कहते नहीं कहते कि हमारा नमक जो है वो क्या है, आयोडीन युक्त नमक है। अब सवाल यही है हमारे सामने कि ये क्यों कहा जाता है कि हमें इस आयोडीन युक्त नमक को खाना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि हमारी जो ये थायराइड ग्रंथि है, यह आयोडीन के कारण ही क्या करती है, थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन करती है। यदि हमारे शरीर में इस आयोडीन की मात्रा कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो थायराइड ग्रंथि जो है वो क्या नहीं करेगी बच्चों, इस थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन नहीं करेगी, जिसके कारण हमारा जो गला है वह सूज करके लटकने लग जाएगा। इस बीमारी को हम गोइटर या घेंगा या गलगंड रोग के नाम से भी जानते हैं। तो यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए कि गोइटर बीमारी क्या है, तब भी आपको यह लिखना है, या आपके में क्वेश्चन क्या आ जाए कि डॉक्टर के द्वारा हमें आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों दी जाती है, तब भी आपको यही लिखना है। मैं बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि हमारे गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि, जो थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन करती है। थायरोक्सिन हार्मोन के स्रावन के लिए हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन होना चाहिए। यदि हमारे शरीर में इस आयोडीन की मात्रा क्या हो गई, कम, तो क्या नहीं निकल पाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन नहीं होता, जिसके कारण हमारा गला सूज करके लटकने लग जाता है, जिसे गलगंड या ग्वाल्टर नामक बीमारी के नाम से जाना जाता है। दूसरा आपके में जो बच्चों दिया हुआ है, यहां पर हम बात करते हैं अगले वाले हार्मोन की, और वह अगला हार्मोन कौन सा है आपका, वृद्धि हार्मोन। इस वृद्धि हार्मोन को निकालने का काम कौन करती है, पीयूष ग्रंथि निकालने का काम करती है। आप उसे चाहे क्या कह लीजिए, पीयूष ग्रंथि कह लीजिए, चाहे आप उसे क्या कह सकते हो, पीयूषिका भी कह सकते हो, बात एक ही है। पीयूष कह लीजिए या पीयूषिका कह लीजिए, या इसे हम क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी बोलते हैं, पिट्यूटरी, या इसे ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों मास्टर ग्रंथि भी कह दिया जाता है। तो मास्टर ग्रंथि है आपकी, जो पीयूष ग्रंथि है वह क्या निकालती है, वृद्धि हार्मोन निकालती है, और इसका काम ही क्या है, हमारे शरीर में वृद्धि को क्या करना, नियंत्रण करने का कार्य करती है। अब मैं यदि बात करूं अगले हार्मोन की, तो तीसरा हार्मोन जो है वह कौन सा है आपका, एड्रीनलिन हार्मोन। और इस एड्रीनलिन हार्मोन को निकालता कौन है, आपकी निकालती है एड्रीनल ग्रंथि, जो आपकी किडनियों के कहां पाई जा रही है प्यारे विद्यार्थियों, ऊपर पाई जा रही है। यहां पर मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि कहां पाई जाती है, तो ये कहां पाई जा रही है, आपकी किडनियों के ऊपर, यहां पाई ये एड्रीनल ग्रंथि ही है। अब काम क्या है, बीपी दर, हृदय की धड़कन आदि का क्या करती है, ये नियंत्रण करने का कार्य करती है। चौथा क्या है आपको में जो दिया हुआ है, इंसुलिन हार्मोन, जिसे हमारे पेनक्रियाज के द्वारा निकाला जाता है। पेट के नीचे पेनक्रियाज पाया जाता है, आमाशय के नीचे। काम क्या करता है, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। समझना, आपने सामान्यतः मधुमेह के रोगियों को, यहीं पर क्वेश्चन बनता है, दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन के इंजेक्शन की सलाह देते हुए देखा होगा। डॉक्टर जो होता है वह डायबिटीज, शुगर अर्थात मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने की सलाह देता है। क्यों? अब पहला सवाल यह है कि ये रोग उत्पन्न क्यों हुआ, या दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि मधुमेह रोग से आप क्या समझते हो। समझना बच्चों कि हमारी अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा क्या निकाला जाता है, इंसुलिन हार्मोन का स्रावन किया जाता है। जब हमारे शरीर में इस इंसुलिन हार्मोन की मात्रा कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कि अग्नाशय पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का स्रावन नहीं करता, तो हमारे रक्त में क्या बढ़ जाएगी बच्चों, शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी,
और जब आपके रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, आप एक बीमारी से ग्रसित होंगे जिसका नाम क्या है, डायबिटीज या मधुमेह रोग है। और इस मधुमेह रोग के बचाव के लिए ही क्या दिया जाता है, डॉक्टरों के द्वारा इंसुलिन इंजेक्शन लगाने की सलाह दी जाती है। तो ये रहेगा आपके क्या मेन मुख्य मुख्य हार्मोन। और लास्ट आपके दिए गए हैं कौन से हार्मोन बच्चों, लिंग हार्मोन। मेनली पुरुषों की यदि बात करूं तो नर में कौन सा पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन पाया जाता है बच्चों नर में, टेस्टोस्टेरोन। और महिलाओं में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, मेनली एस्ट्रोजन। और यह हार्मोन कर क्या रहे हैं, पहली बात तो यह काम किसके द्वारा स्रावित होगा, अंडाशय से। और यह किसके द्वारा स्रावित होगा बच्चों, वृषण के द्वारा। और कार्य क्या है इन दोनों के, तो कार्य आप जानते हैं नर और मादा या मानव में क्या कर देना, लैंगिक परिपक्वता को लाना क्या होता है, इन दोनों हार्मोनों का कार्य होता है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे एक सवाल कहूं कि आखिरकार डायबिटीज की बीमारी या गोइटर की बीमारी हमारे उत्पन्न क्यों हो गई, क्योंकि सही समय पर क्या नहीं हो पाया, इनका क्या नहीं हो पाया, निकल नहीं पाए कि भाई कितनी मात्रा में आपके हार्मोनों का स्रावन होना चाहिए और किस समय होना चाहिए, ये भी तो जरूरी है। ये तो है नहीं कि लगातार हमारे शरीर से हार्मोन निकलता ही रहेगा, कि इंसुलिन की जो स्रावन वो लगातार होता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो एक समय पर निकलना चाहिए और कितना निकलना चाहिए यह भी क्या है, जरूरी है। तो हार्मोन की मात्रा और सही समय का जो नियंत्रण है वह बच्चों एक क्रियाविधि के द्वारा किया जाता है। इस क्रियाविधि का नाम होता है पुनर्भरण क्रियाविधि। और एग्जाम में पूछी गई है, एक बार याद रखिएगा, खाली जगह में पूछ लिया गया क्वेश्चन है कि हार्मोनों की मात्रा और उनके निकलने वाले सही समय का नियंत्रण कौन सी क्रियाविधि करती है, तो कौन सी करती है बच्चों, पुनर्भरण क्रियाविधि करती है। और एक हार्मोन और याद रख लीजिएगा जिसका नाम है आपका मोचक हार्मोन। और ये मोचक हार्मोन क्या करता है, यह जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा निकलने वाला क्या है, ये जो हार्मोन है इनके नियंत्रण का क्या करता है, कार्य करता है। तो ये किसका कार्य है बच्चों, मोचक हार्मोन का कार्य है। याद रखिएगा, इनसे निकलने जो ग्रंथियां हैं उन ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोनों के नियंत्रण का कार्य कर रहा है कौन, आपका मोचक हार्मोन। तो यहां पर आपका यह चैप्टर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब हम बात करेंगे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।